सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर बहुत ज़बरदस्त। और जितनी जल्दी आप सुनते हैं, अगर उतनी जल्दी सरकार सुनती होती तो ये मुल्क आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। कल मैंने तनकीद की थी कि आपकी टाई और जराबियों का रंग एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। आज आपने इंश्योर किया है कि सेम होना चाहिए। सर देखें सर, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है ना, वो हर वक्त उसको पी जाना चाहिए घोल के और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, ताकि इसी तरह से बेहतरी आएगी। आपने सही कहा कि सब मेरी तरह हो जाएं तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। सर बेहतरीन। तो सर शुरू करते हैं क्रिकेट से। वो मैं तो उसका ना मफरूज़े कोई बदलने लगा हूँ। वो जो था ना कि रियासत होगी माँ के जैसी, ना रियासत होगी असद के जैसी। सर वाह, क्या सर आपने बात कर दी। सर अब मैं ज़रा एम्बैरस भी हूँ। चले आगे चलते हैं। तो सर वसीम अकरम साहब हमारे साबिक कैप्टन, हम तो यही मानते हैं कि उनसे बड़ा बॉलर नहीं आया आज तक। तो अब उसके बाद जाहिर है वो मीडिया पे भी बहुत आते हैं। एक क्रिकेटिंग के बाद वो बानी मीडिया पर्सनालिटी गए थे क्रिकेट के हवाले से। कमेंट्री हो जाए, टॉक शोज़ हो जाएं, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड हर जगह। कभी कभार वो अपना फ़ोन ऑन करके वैसे ही तपे होते हैं तो वो लोगों को पंजाबी में सुनाते होते हैं। तो ये उनका एक स्टाइल है। एक यूनिक चीज़ जो मुझे उनकी लगती है, जिसके ऊपर हम आते भी हैं, वो ये है कि वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने इस इंटरव्यू जिसका हम हवाला दे रहे हैं और वैसे भी कहते हैं कि हमने कभी ना पीसीबी ने कुछ कहा करने को, जब कहा भी तो हम तो दूर रहे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं हवाला दे रहा हूँ उस इंटरव्यू का जिन्होंने एक इंडियन चैनल को दिया, और वो ज़ाहिर है जूम टाइप इंटरव्यू था। तो उसमें ढेर सारी उन्होंने बातें की। शोएब अख्तर को डिस्कस किया और क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये वो कुछ इंडियन प्लेयर्स को भी उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने तजवीज़ दी उनको। लेकिन ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग उसका पहलू था वो था जो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की थी। तो वो कहते हैं, और वो तनकीद कर रहे थे बोर्ड के ऊपर, शाहीन शाह पे नहीं कर रहे थे तनकीद। वो कहते हैं जी कि सवाल इस किस्म का था कि जी शाहीन का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, और जो उसने कप्तानी जो थी जब उसको बनाया फिर हटाया तो क्या हुआ। तो उनका जवाब बड़ा मज़े का था। वो कहते हैं जी एक ऐसा बोर्ड जिसके एक साल में 3 चेयरमैन आए हों, जो पहले रमीज़ राजा साहब थे वो गए तो सेठी साहब आ गए, सेठी साहब गए तो ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब गए तो मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो कहते हैं अगर बोर्ड ही कंसिस्टेंट नहीं होगा तो फिर टीम कैसे कंसिस्टेंट होगी। तो उन्होंने कहा कि जब बाबर को हटा के शाहीन को कैप्टन बना दिया था तो एक सीरीज़ हुई थी सिर्फ जिसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। उसके बाद आते ही जो नए चेयरमैन थे उन्होंने कहा जी ये चेंज तो फ्लिप कर दो इसको, ना कि बाबर को वापस तो शाहीन को। जिसकी वजह से आपको पता है इस वर्ल्ड कप में ये जो कल हम बात कर रहे थे, जो अजीब अजीब इल्ज़ाम मैच फिक्सिंग के, कुछ बड़े संजीदा इल्ज़ाम भी थे जिनके पीछे मेरे ख्याल में ज़्यादा हक़ाइक़ हैं, जो कि थे ग्रुपिंग के एक शाहीन कैंप बन गया, एक बाबर कैंप बन गया। तो वो कह ये रहे थे कि अब मुझे तो लगता है कि क्योंकि उसकी उम्र 23-24 साल है शाहीन की, आगे जाके ये कैप्टन फिर से बनेगा। तो एक साल तो किसी को देना अपनी कप्तानी को प्रूव करने की, 2-4 सीरीज़ खेले, कुछ मैचेस खेले। तो एक तो ये बात, और दूसरा उन्होंने कहा कि उसकी बॉलिंग जो है वो मैं अपने आप थोड़ा सा देखता हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो आते ही अटैकिंग बॉलिंग कराते हैं। T20 के अंदर नई बॉल से वो कहते हैं आएगा यॉर्कर आएगा, पीछे आएगी बॉल, तो आगे आएगी बॉल रहा, सॉरी। तो कहते हैं इसलिए आज से उसकी क्रिकेट जो है बेहतरीन है, उनको बहुत पसंद है और कहते हैं उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो एक तो उन्होंने ये बात की, ये क्रिकेट की, आप इस पर हम डिस्कस करें। दूसरा सर एक और ख़बर है कि कैनेडियन जो लीग है उसके अंदर हमारे 4 प्लेयर्स जो हैं, बाबर, शाहीन, इफ्तिखार और नहीं ये 3 है मेरे ख्याल में, और आमिर, ये 4 प्लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ, कुछ टोरंटो की टीम है, कुछ मिसिसागा की टीम है, कुछ वैंकूवर की टीम है। तो उसके अंदर वो लीग जो है अब उन्होंने बाकायदा से ऐलान कर दी कि वो ज्वाइन करेंगे। तो कैनेडियन लीग में हमारे प्लेयर्स कुछ जो हैं वो जा रहे हैं खेलने। अच्छा, ये जो लीग वाली बात है ये तो बहुत मुस्बत बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स में उनके नाम आए, इन पर से पाबंदी हटे, ये जितनी लीग्स चाहें खेल सकें, वो सारा पैसा कमा के डॉलरों में पाकिस्तान लेके आ सकें। पाकिस्तान टीम के लिए हमारे पास बड़े बंदे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बड़ा अच्छा हुआ है पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हारा है ना, ये एक तो आपके पास रीबिल्डिंग के मौका आ गए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, कोई फौत हुआ है, सुना है आपने किसी से कि वो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हार गया था तो इसलिए 4 लाशें बिछ गई, 7 करोड़ लोग मारे? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो प्लेयर आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई जाके बाहर पैसे कमाता है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। पीछे आ जाए शाहीन की तरफ, तो बिल्कुल मैं वसीम अकरम साहब से जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। बुनियादी बात ये है कि जब बनाया गया था कप्तान शाहीन को,
तो भी तो ये बात कही जा सकती है कि टीम में ग्रुपिंग थी। देखें, जिस वक्त शाहीन को बनाना था बहुत सारे नाम कंसिडर हो रहे थे। शाहीन के ख़िलाफ़ जो एक आर्ग्यूमेंट था वो ये नहीं था कि शाहीन अच्छा बॉलर नहीं है। शाहीन के ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट ये था कि जी बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन फास्ट बॉलर है और अभी एक बहुत लंबी इलनेस या इंजरी के बाद टीम में आ रहा है। सो आप उसको पूरी तरह फिट तो हो लेने दें। दूसरा, जो फास्ट बॉलर के साथ एक ये हमेशा जुड़ा रहता है मामला कि उसको जब इंजरी होती है तो वो 2-2 3-3 महीने के लिए टीम से बाहर रहता है। तो उस असना में डिप्टी, जो जिस तरह वजीर आज़म अहम हो जाता है ना, तो इस तरह डिप्टी कप्तान इतना अहम कराइएगा सर प्लीज। ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि और भी तो नाम थे ना कंसिडर करने के लिए। देखिए, कप्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो तो जाहिर है ये है कि उसकी टीम में जगह पक्की हो। ठीक है, मतलब आप एक बंदे को इसलिए ना घसीट रहे हो क्योंकि जी वो कप्तान है, उसकी टीम में जगह बननी चाहिए। तो शायद बाबर और शाहीन अकेले तो नहीं है ना, और भी शायद इस लोग हैं जिनकी टीम में जगह है। खैर, ये जो ग्रुपिंग वाला मसला है ना, ये तब भी था। उसके बाद बाबर जब वापस आए तब भी वो ग्रुपिंग, जिस तरह से वसीम साहब ने भी कहा है, फिर वही बात है कि जिस तरह से हमने ये बात सुनी, तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये कोई हम घर से नहीं लेके आए, कि बाबर ने ये भी शर्त रखी कि मुझे 2 साल तक हटाया नहीं जाएगा, और वो शर्त की आप पासदारी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, इनको कैरी ऑन की है। बिल्कुल। सो ये देखें सर, वसीम अकरम आपने जिक्र किया कि उनसे बड़ा बॉलर हमारी नज़र में तो कोई आया नहीं है। ठीक है, ये वो मुल्क है जिसने उसको फेयरवेल मैच नहीं खेलने दिया, घर बैठे रिटायर किया। यहाँ पे तो ग्रुपिंग, अच्छा वसीम अकरम बड़े अच्छे कामयाब कप्तान थे, उनको कैसे कप्तानी हटाई गई ग्रुपिंग के ज़रिए। अच्छा, फिर वही बात है, हम इसमें नहीं जाते कि किसका कसूर था, किसने किसको अप्रोच किया, क्या हुआ, लेकिन यूनुस खान वगैरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने, बाकियों ने, जिसमें शाहिद अफरीदी शामिल हैं, हम नहीं कह रहे कसूर किसका था, मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं और लोग शामिल हैं, इन्होंने कुरान पे हल्फ लिए कि इसकी कप्तानी के अंडर नहीं परफॉर्म करना। उसी तरह मोहम्मद यूसुफ को एक सीरीज़ के लिए कप्तान ऑस्ट्रेलिया बनाया गया था, वहाँ पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाकी प्लेयरों ने कुरान पे हल्फ लिए कि हम जाके नहीं परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब ये वतीरा है इस टीम का, इस मुल्क का, इसके पे ना एक और बहस छिड़ती है, और वो ये कि जिस तरह हमने कुछ अर्से पहले जिक्र किया था कि जी ये हमारी जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये एलीट है, यहाँ से तो अब क्रिकेटर्स आ नहीं रहे। उसकी वजह हमने डिस्कस कर ली थी। अब आ रहे हैं बिल्कुल नीचे से। सो जो जितना नीचे से आता है वो शायद उतनी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है, वो शायद उतनी जल्दी जो है वो, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, ये एक डिबेट है जो होनी चाहिए। उसकी पीक का जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है, बिल्कुल पीक एक और है, वो फाइनेंशियल पीक भी हो सकती है, वो फिटनेस पीक भी हो सकती है। बिल्कुल। सो जहाँ पे आपको लगता है ना कि विराट कोहली इज स्टिल हंग्री फॉर रन्स, वहाँ पे ये कहते हैं कि यार बस ठीक है, अब ये वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा मज़े की चीज़ है बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस के। सो ये अगेन ये इस तरह की मार्केट में बहुत सारी थियरीज़ हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ उससे टीम का कुछ भला हो ना हो, ये मतलब फूड फॉर थॉट तो है ना, हमें तो बात करके मजा आएगा, कुछ हम तो सीखेंगे। सर बिल्कुल सर, डिबेट तो जैसे आप और मैं कहते हैं हर चीज़ पे होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ वसीम अकरम साहब ने एक और बात भी की जो ज़्यादा पते की है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसके अंदर उनका ये कहना जो था ये सिर्फ वसीम अकरम ही कह सकता है, और वो ये बात थी कि यार जब आप ऐसे करते हैं ना कि जी एक चेयरमैन आए हैं, फिर दूसरे आ गए, अब तीसरे आ गए, अब फाइनली चौथे आ गए, कैप्टन भी उन्होंने आके चेंज कर दिया। कहते लोग हंसते हैं हमारे पे, कहते उन्होंने कहा कि बाकी बोर्ड जो हैं और तमाम टीमें जो है ना वो देख रही होती हैं यार कि हंसते हैं, क्योंकि आप माने ना माने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर टॉप जो 5 टीम्स है उसमें अभी तक है हमारा नाम, चले पता नहीं कितनी देर तक रहता है, इस तरह की हरकतें चलती नहीं। जब टॉप हो ही 5 मुल्क और 5 टीमें हो तो हर टीम की नज़र होती है, बल्कि बंदा रखा होगा हर टीम ने, क्या देखो उनके बोर्ड में क्या हो रहा है, उनके बोर्ड के जो फैसले होंगे उनसे टीम के फैसले होंगे। एक तो ये सर, दूसरा अब फाइनली आपको बहुत मुबारक हो, इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया है कि वर्ल्ड कप में और मुख्तलिफ जगहों पे हमारे जो प्लेयर्स गए खेलने वो फिट नहीं थे। जिस तरह उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा जी कि अब से फिटनेस के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, तो अब फिटनेस के ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी, अब उनको फिट भी करेंगे। तो इससे तो सर यही साबित होता है कि वो मान रहे कि हमने अनफिट प्लेयर्स जो हैं उनको भेजा था। तो सर इससे बड़ा जुर्म तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है कि अगर आपको पता है कोई प्लेयर अनफिट है वो जाएगा, जो प्लेयर फिट है वो नहीं जाएगा। अब अगर तो इशारा आज़म खान की तरफ हो रहा है,
देखिए हम उसकी क्रिकेट से डिसएग्री नहीं करते, हाँ आपको तो मुझे लगता है वो अभी भी उसका जो बेस्ट है वो रह गया, हमने देखना है अभी उसका बेस्ट जो है। लेकिन अगर आज़म खान फिटनेस के मेयार पे नहीं उतरता था और एक प्लेयर ऐसा था जो यहाँ पाकिस्तान रह गया, नहीं खेलने गया और वो फिट था, तो फिर आप ये फिर एक डिबेट है जो हमें करनी पड़ेगी और इसके ये जवाब दें या फिर इस चीज़ की सिलेक्शन कमेटी जो है, जो कि बाय द वे चेंज हो रही है। सर फिजिकल फिटनेस तो आप कर लेंगे, मेंटल हेल्थ का, मेंटल फिटनेस का क्या करना है? फिर वही बात, वो जो एक मैच आप जीते हैं, वो मैच शाहीन ने जितवाया है। बाबर खड़ा हुआ था, लेकिन अगर शाहीन ना आता तो बाबर खड़ा रहता और शायद हम मैच हार जाते। जी सर। सो आपने इधर से क्या करना है, पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने जिक्र किया ना कि पूरी दुनिया हम पे हंसती है, मैंने नहीं कहा, वसीम अकरम साहब ने कहा। बिल्कुल। देखें, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के में ना एक चीज़ मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे इतना खर्चता है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स पे इतना खर्चता है। पाकिस्तान ठेंगा भी नहीं खर्चता क्रिकेट पे और क्रिकेटर्स पे। क्रिकेट एक मशहूर स्पोर्ट है मतलब पाकिस्तान में, और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें दुनिया में भी आहिस्ता आहिस्ता पैसा आ रहा है। बल्कि बाकी दुनिया वालों को तो शेयर ज़्यादा बड़ा मिलता है, जिसमें इंडिया शामिल है, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हमें उसका शेयर कम मिलता है क्योंकि हम जनरेट भी कम पैसे करते हैं। बहरहाल पीसीबी ये लड़के खेलते हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, ये जब खेलते हैं तो इनकी मर्चेंडाइज बिकती है, इनकी टिकट्स बिकती हैं, इनके टीवी राइट्स बिकते हैं, इनका सोशल मीडिया राइट्स बिकते हैं, इनके सब कुछ जो है ना, पीसीबी हुकूमत से पैसे नहीं लेता, पीसीबी खुद चलता है। अब एक ऐसा इदारा जो कि ना सिर्फ ये कि आप पे डिपेंडेंट नहीं है उस तरह से, मतलब बल्कि वो शायद टैक्स देते होंगे सरकार को, आपने प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल ही ख्वाहिश कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे अपॉइंट कर दे, ना कोई पूछा जाएगा, ना कुछ सवाल होगा, ना कोई जवाब दोगा, दिन में जितनी दल ले। तो ये इसका मतलब है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने वो जो एक स्पोर्ट जहाँ से पैसे कमा रहा है ये मुल्क, उसको भी दफना देना। हाँ जी, बिल्कुल सर, एक अफसोसनाक सी बात है। और अगेन पीसीबी एक यूनिक इस तरह से इदारा है कि जैसे आपने शानदी कही कि वो एक सरकारी नहीं, नीम सरकारी इदारा है जिसको पैसे मिल जाते होते हैं। अभी देखें ना, अभी $2.5 लाख मिला है ना, 2.5 लाख था या कुछ इतने डॉलर से पार्टिसिपेशन करी, तो वो पीसीबी को जाएगा। वो ये तो नहीं होगा ना कि शाम के वक्त जब वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं तो लॉबी में मोहसिन नकवी साहब सारे प्लेयर्स को बुलाएंगे, यार ये तुम्हारे डॉलर, ये तुम्हारे डॉलर, ये तुम्हारे, उनको नहीं मिलता, वो पीसीबी को ट्रांसफ़र होते हैं पैसे। ज़ाहिर है कोई तरीक़ेकार होगा, वायर ट्रांसफ़र होता होगा इंश्योर, उसके बाद अखराजात में लग जाता होगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ डिबेट बहुत गर्म होगी। आखिरी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो थे, मोहम्मद आमिर का खास तौर पे चीज़ में नाम आ रहा है कि जब ये गए तो कुछ लोगों की तो फैमिली साथ की, चले प्लेयर्स की फैमिलीज तो अमूमन साथ चली जाती होती हैं और पीसीबी उनका उठाता है। लेकिन एक ज़माने में ये भी हमने सुना हुआ है कि प्लेयर का है मेरी फैमिली साथ जाएगी, उनका खर्चा मैं खुद उठा लूँगा, लेकिन अब पीसीबी करती है। और लेकिन जो सिलेक्शंस के लोग थे, सिलेक्टर जो साथ गए हुए थे, क्यों गए हुए थे हमें तो नहीं पता। उसके अलावा कोचिंग स्टाफ हो गया, सीनियर मैनेजमेंट सारी तमाम जो है, और उनकी फैमिलीज भी साथ गई हुई थी। उसके साथ साथ ये बात पता चल रही है कि बहुत सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद आमिर अपने पर्सनल ट्रेनर साथ लेके गए हुए थे और अपने को न्यूट्रिशनिस्ट भी साथ लेके गए हुए थे, इस किस्म की बात। तो सर मेरे ख्याल में ये पैसे अगर जो मिले हैं $2 लाख कुछ जो हैं, ये इनसे पूरी तो हो जाएगा सारा कुछ। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जाने का खर्चा आ जाएगा, इट वोंट कॉस्ट अस एनीथिंग, बट स्टिल ये तो पता चल सकता है ना कि अगर फ़र्ज़ करें यार आप जो आपकी लिमिटेड लोग जो साथ जाने होती हैं वो जाएँ तो इसमें से ढेर सारे पैसे बच जाएँ। उन पैसों को आप रीडेडिकेट कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आपको बेहतर आप फैसिलिटीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक पे लगा सकते हैं उसको, आप नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट दे सकते हैं उसका। अगर तो जो पैसे मिलने हैं वो इन्हीं 11 और 16 की स्क्वाड और इनके सिलेक्टर, इनके कोचेस, इनके बोर्ड पे खर्चने हैं, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो कभी नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो कभी नई पिचें भी नहीं आएंगी, फिर नई इक्विपमेंट नहीं आएगी। ये इल्ज़ाम बहुत डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है वो लगाते हैं कि जब तक हम खेल रहे होते हैं इक्विपमेंट नहीं होती, ना नई गेंदें होती हैं, कभी कभार चले गेंदें भी हो जाती हैं तो हमें अपनी जो पर्सनल इक्विपमेंट है वो खुद जेब से खर्चनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, वो नीचे की तरफ जाएगा पैसा तो उससे कुछ ऊपर बात निकलेगी, उस तरह तरक्की होगी। सर मुझे वैसे ये जेस्चर तो बड़ा पसंद आया कि अगर कोई अपनी फैमिली के बजाय अपने पर्सनल ट्रेनर को साथ लेके गया, न्यूट्रिशनिस्ट को लेके गया, इसका मतलब है वो अपने आप को लेके सीरियस है। फैमिली भी, अच्छा वो भी, तो ये तो मेरे ख्याल में ये तो विराट कोहली वगैरह भी अपने साथ जो है डाइटिशियन और पर्सनल फिटनेस पर्सन तो लेके जाते हैं, लगता भी है ना सर। अच्छा दूसरी बात ये है कि जो आपने सिलेक्टर वाली बात की कि सिलेक्टर साथ क्यों गए थे, यकीन करें कि इसका जवाब कोई ढूंढ ही नहीं सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये कि जिस दिन 15 या 16 का स्क्वाड सिलेक्ट हो गया उस दिन सिलेक्टर का काम तो खत्म है। अब जो प्लेइंग 11 है वो तो कोच और कप्तान ने बनानी है, या ज़्यादा से ज़्यादा डाटा वाला बता देगा तो वो तो
ईमेल भेज सकता है कजाफी से बैठ के भी, तो सिलेक्टर साथ क्यों गया इसका कोई चले, एक तो गया साथ, ये तो एक बात होगी। डग आउट में हर मैच में बैठे हुए क्यों थे? एज इफ आप जो हैं, आपके बगैर टीम कुछ नहीं है। मतलब या तो उन्होंने ना मिड राउंड सिलेक्शंस कर रही हो कि ये मतलब ये अब स्टाइल कैसा अपना दिखाएगा, ये बोलेंगे, उन्होंने ये सिलेक्ट करना है कौन सी बस में वापस जाना है हमने, इस किस्म की चीज़ें। उसके अलावा कुछ सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे सर। बहरहाल क्रिकेट के ऊपर हमने काफ़ी मतलब बात सर हैं, बातें करने को तो हम कर सकते हैं, पता नहीं क्यों सर मैं कह देता हूँ ऐसे। जाना हमने यहाँ पे एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर क्रिकेट की बातें तो होगी सारी, अब ज़रा आगे चलते हैं और ज़रा सियासत के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। कल के दिन ही हमने डिस्कस किया था कि बजट के मामला जो हैं, सेशंस हो रहे हैं। कल के दिन भी सेशन था, आज के दिन भी सेशन हुआ, सुबह 11 बजे से चल रहा है। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, वो सारी जो हैं वो डिस्कशन मांगती हैं, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ सबके लिए, तमाम अवाम के लिए मुबारकबाद के पीपल्स पार्टी जो है वो मान गई है। वो असल में जब तक असम्बली का सेशन शुरू हुआ तब तक तो ये इनके मुज़ाकरात जो कमीशन लेड बाय सागदार साहब थे वो लगे हुए थे वो अपनी बातों शातों में, तो वो असम्बली में तो मौजूद थे तमाम पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, कुछ थे ऑब्वियसली। तो पीछे से ये खबर खैर आई फिर कि जी के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी की तमाम बातें जो हैं वो नून लीग ने मान ली हैं, जिसके अंदर कल के दिन मैंने यही कहा था कि जो उनका पंजाब की इन रोड्स है ना, उसके ऊपर उनके ज़्यादा तहफ़्ज़ात थे, तो वो मान लिए गए हैं। अब मेरा अपना ख्याल है कि इसकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी वो थोड़ी सी इस तरह होगी कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं पंजाब में इंस्टॉल होंगे। तो आपको पता है कि जब ये शुरुआत होती है उस इन रोड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से महरूम हो चुकी है पीपल्स पार्टी अब पंजाब में, तो वो बात एक हो गई है। तो आपकी ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस कुछ शायद नज़र आए और वो लोग जो हों पीपल्स पार्टी के हों और ये गेयर अप कर रहे हैं ऑब्वियसली कि एक अगले राउंड में अपना इन्होंने पंजाब में प्रेजेंस जो है वो बढ़ानी है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि नून लीग शुरू में रेजिस्ट क्यों कर रही थी, पहले ही मान जाते। उसकी वजह ये है कि नून लीग भी कुछ भी कर ले, अब उनकी पंजाब में इन रोड्स नहीं बन सकती। सर उनकी हुकूमत है, आप क्या बातें कर रहे हैं सर? वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है, दिया बुझने से पहले पड़पड़ा रहा है। उसके अलावा असेंबली के अंदर कल के रोज़ एक चीज़ हुई, वो उस पर बात करते हैं। आज के रोज़ भी कुछ चीज़ें हुई, कल के रोज़ वाली पहले बात कर लेते हैं। एक पीपल्स पीटीआई के जो एक हैं रुकन हैं, मिनिस्टर हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब से मुखातिब थे और उन्होंने जवाब में बड़ी नाजेबा गुफ्तगू जो है वो उनके बारे में उनकी तरफ की, और वो बात की कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ इसका। वो ये था कि जी हम तो हैं वोट लेकर आए हैं, आप जो हैं वो खुश आमदें करके आए हैं, कह लें इस किस्म की बात कर लेंगे, ज़ाहिर वो लफ्ज़ तो कहीं दुराए नहीं जा सकते फिर से, पर उन्होंने असेंबली के अंदर ही कर दिया। मेरे ख्याल में पार्लियामान में आज तक ऐसे अल्फाज जो है वो ऑन माइक तो रिकॉर्ड नहीं, वैसे बड़ी को बातें हो जाती होंगी, मतलब ऑफ द माइक वो तो खैर है उसकी बात, बट उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ये बात कर दी। अब ये तो एक गलत बात है। इनका ताल्लुक क्यू लीग से भी रहा हुआ है, इनका ताल्लुक नून लीग से भी रहा हुआ है, अब ये पीटीआई के अंदर है मस्ती खेल साहब, तो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये पहली बारी पार्लियामान के अंदर आए हैं, ताकि बंदा ज़रा जज्बाती हो जाता है ना। तो इन्होंने कर दिया, स्पीकर साहब ने नोटिस लिया, एक्सपंज किया। दीगर ख़वातीन जो ट्रेजरी बेंचेस की हैं उन्होंने एहतजाज कर दिया कि भाई ये क्या किस किस्म की बातें हो रही हैं। अब वो तो मर्दों को भी करना चाहिए था, जो इज्तिमाई एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब को कहा, तो उन्होंने इस करंट सेशन के लिए इनको सस्पेंड कर दिया, इनको मुअत्तल कर दिया इस टिल दिस करंट सेशन। तो एक तो ये बात पहले कर लेते हैं कि ये इस तरह की गुफ्तगू आया पार्लियामान में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे तो ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जगह नहीं है। दूसरा, ऐसे क्यों है कि ये मुंसलिकी हो जाती है तरीके इंसाफ के लोगों से कि वो इस किस्म की गुफ्तगू कर जाते हैं पार्लियामान में, और ये कोई पिछले 1-2 साल नहीं, पिछले 7-8 साल की पूरी जो पीटीआई की पार्लियामानी हिस्ट्री है उसका हवाला देते हुए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो नाजेबा बातें हैं वो पीटीआई कैंप से हैं। जी, जहाँ तक ये बात है कि माइक पर ऐसी गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर, वो तो खैर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी पार्लियामेंट में तो माइक चल जाने का भी रिवाज है। हाँ। मतलब घुमा घुमा के एक दूसरे को माइक मारे भी जाते हैं, कुर्सियाँ चल जाती होती हैं। तो लफ्ज़ जो है वो तो छोटी बात है, खैर हम डिफेंड नहीं कर रहे, गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और मैं असल में सिर्फ एक वजह से गैर इखलाकी गुफ्तगू के ख़िलाफ़ हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा ये ख्याल है कि इट मेक्स अ ग्रेट कंटेंट, ठीक है। लेकिन मैं ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि जिस तरह से आपने कहा ना कि वहाँ पे कुछ लोग वॉकआउट कर गए, ख़वातीन ख़ास तौर पे, सो वॉकआउट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोरम छोटा हो गया होगा, वहाँ पे हो सकता है कल कोई बहुत काम का बिल पेश होना हो,
या कोई ऐसा बिल जो बहुत ख़तरनाक है सर बजट सेशन चल रहा है, बिल्कुल सही, बहुत सारी चीज़ें थी जो हो सकती थी लेकिन कोरम के कम होने की वजह से वो नहीं हो पाई होंगी। इसलिए आपने ना वॉकआउट करने का कभी किसी को बहाना ही नहीं देना होता। और ये जो है गैर अखलाकी गुफ्तगू, ये भी उसमें से एक चीज़ है कि उसके बाद अगर कोई उठ के जाता है तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम क्यों गए हो। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तक आपने ये बात की कि ऐसी ज़ुबान जो है वो गैर पार्लिमानी है, गैर पार्लिमानी जो है ये मखसूस हो गई है पीटीआई के साथ, तो उसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि ये हो गया है, लेकिन फिर वही बात है कि ये आप देखें कि वो 90s का जो नून लीग थी वो बिल्कुल यही ज़ुबान बोलती थी, ठीक है, वो तब नई पार्टी थी। तो ये अब उस लिहाज से नई पार्टी हैं। अब किसी भी पाकिस्तान में नई पार्टी को जब अपने इनरोड्स बनाने होते हैं ना, तो उनको ये करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि लोग जो है ना, वो आप आके अच्छी अच्छी गुफ्तगू करोगे तो लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते। मतलब यहाँ पे अभी वो आई है ना मिफ्ता साहब वाली नई पार्टी, जी जी, तो यहाँ पे है ना जवाद अहमद वाली पार्टी, यहाँ पे है ना मजदूर किसान पार्टी, यहाँ पे मैं आपको 2500 पार्टी बता देता हूँ, लेकिन वो इखलाकी टाइप गुफ्तगू करते हैं, लोग नहीं अट्रैक्ट होते। मतलब लोग कहते हैं कि अगर कोई बंदा आ रहा है ना चैलेंज करने पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज़ को, तो फिर वो आए इस तरह के ओए तेनों वेख लांगे टाइप सी। तो एक तो ये मजबूरी है जो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि मंदो खेल साहब, आपने उनका बताया कि ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है। मस्ती खेल साहब, मस्ती खेल साहब जो है ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, काफ में रह चुके हैं, नून में रह चुके हैं, अब पीटीआई में। बिल्कुल ये पुराने हैं। अच्छा, फिर इसका नून में रह चुकी हैं, काफ में रह चुकी हैं, ठीक है, अब पीटीआई में आए हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नज़रियाती आदमी भी शायद ना हो, मतलब हो सकता है हो भी, हम माजरत को आए अगर हम उनके बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो अजम्पशन पे कर रहे हैं। आप ये देखें कि पीटीआई इस वक्त इतने ज़ेरे अताब है कि उनका जो लीडर है वो जेल में है और नहीं पता कि उसने कब वापस आना है नहीं आना। उनकी हुकूमत नहीं है, उनको सीटें नहीं मिली जो ख़वातीन की या दूसरी मिलनी थी, उनका दूसरी पार्टियों की जो है वो क्या कहते हैं हुकूमत है। पंजाब में तो 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन ये जो है ये डबल डाउन करी जा रहे हैं। और एक ऐसा बंदा जिसने 3-4 दिहाइयाँ सियासत की देखी हुई, कुछ तो इनको पता है जो हमें नहीं पता। सर इसके अंदर वैसे जो मुख्तलिफ बयानात आए हैं, जिसके अंदर एक बड़े नंबर सहाफ़ी हैं, उनकी तो रिपोर्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लचक नहीं है पीटीआई की टूवर्ड्स। ये बात की गई है कि मुझे हमारी ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही। लेकिन ऑन द फ्लिप जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिलीफ भी तो अगर मिल रहा है तो वो एक ही पार्टी को मिल रहा है, नून लीग को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। उनकी तो ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल बदतरीज होती जा रही है। पीटीआई के जो केसेस हैं और दीगर जो उनकी चीज़ें हैं उनके अंदर उनको रिलीफ भी मिला जा रहा है। तो इस बात में कोई ना कोई हकीकत तो है, आप पता नहीं कितनी सच्चाई है क्या है। ज़ाहिर है ये जो चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, जो मंजर यहाँ पे आएंगे उनके ऊपर बात कर लेंगे। अभी हम बैठ के सिर्फ इनके ऊपर तेवे लगा सकते हैं जो करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बट सर यस, ये काम है आपका मेरा कि हमने थ्रू देखना है, एड्स नहीं देखना, थ्रू देखना है सर। आगे चलते हैं सर। ये कल के सेशन की तो मेन हाईलाइट तो ये थी, मतलब और भी बड़ी चीज़ें हुई होंगी लेकिन यही थी क्योंकि ये उन्होंने जो बात कर दी उसके बाद को बात बता दी, ये आखिरी बात थी कल की। अच्छा, फाइनल बात आज के दिन। आज के दिन ऐसे हुआ कि नून लीग की हुकूमत की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो है वो जॉइंट रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज़ की गई, जो वाक़या पेश आया था सवात में। उसके बाद उन्होंने एक मॉब लिंचिंग के ऊपर और ये जो सारी चीज़ हुई उसके ऊपर उनका था कि एक जीआईटी बनाई जाए जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके साथ साथ 23 लोग अरेस्ट भी हुए। मुकदमात जो हैं वो ज़ाहिर है ये लिंचिंग के हवाले से, और जो थाना था वहाँ पे उसके अंदर जो मारधाड़ हुई और वहाँ पे भी शायद आग लगा दी गई, तो इसके ऊपर से 23 लोगों के ऊपर केस कर दिया गया, जिसके अंदर ये तो एक तरफ थे हुकूमती लोग तो, लेकिन असेंबली के अंदर इसके ऊपर जब बहस हुई तो अपोजिशन का स्टांस जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था इसके ऊपर। उन्होंने असल में इसके ऊपर लिंकेज दे दी क्योंकि आपको कल के दिन ही अज़्म इस्तेकाम जो एक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तहरीक है जो शहबाज शरीफ साहब की ज़र निगरानी उसको लॉन्च किया गया है, बल्कि लॉन्च क्या किया गया, ये चीज़ थी जो एपेक्स कमेटी की तरफ से में थी और उसी को उन्होंने फिर से कर दिया, इसको रीलॉन्च करें। अच्छा, इसकी वजह एक और थी, वो ज़रा सा कन्फ्यूजन होगी बहुत सारा। इसकी वजह तो ये थी कि जो चाइना से वाफ्ता है उन्होंने जो बयानात दिए हैं कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उससे हम खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, नाकस है, इसलिए आप उसके ऊपर फोकस करें, तो इसलिए चीज़ लॉन्च हुई है। सो इसके ऊपर ज़ाहिर है अपोजिशन ने अपना जो स्टांस लेना था वो इसका एंटी ही होना था
कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं आपने कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर कोई ये लेजिस्लेटिव, मिलिट्री, पुलिस और सब की एक जॉइंट एफर्ट होगी कि आप दहशतगर्द जो अनासर हैं पूरे तमाम मुल्क के अंदर, उसके अंदर करें। इसका लिंकेज मेरे ख्याल में उस रेजोल्यूशन से नहीं है जिसकी मैं अलहदा बात कर रहा था, ये एक अलहदा चीज़, ये दो अलहदा खबरें, लेकिन इनको पार्लियामेंट में आज जंबल अप कर दिया गया था। और उसके अलावा एक और सिर्फ चीज़ ये हुई इसके अंदर कि अगेन ख्वाजा आसिफ साहब सेंटर ऑफ अटेंशन थे। जो फरीदी साहब हैं PTI के चेहरा फरीदी, उनके साथ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो आज बड़ा एक जैसे कहना कि हॉट सेशन रहा, इसका 2 दिन से चल रहा है। तो आज के दिन भी ये सारी हो कि कुछ कोई अंजाम नहीं उसका निकला, कोई बजट की अभी पासिंग आइशिंग पीपल्स पार्टी खबर हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर ये लड़ी जा रहे हैं फिलहाल। देखिए जी, सऊदी अरब से यहाँ से हमारा वफ्द गया, सऊदी अरब से वफ्द आया, इसी तरह UAE का वफ्द एक पहले पाकिस्तान उधर गया, फिर वो यहाँ आए, अब ये तीसरा था चाइना का जो वफ्द यहाँ पर आया है। ये सारे जो हैं ये SIFC को लेकर बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बेसिकली तो वो भी क्या आना चाहते हैं, हम उनके पास गए, हमने उनको कहा जी कि आप इन्वेस्ट करें, वो आए, उन्होंने आके सारा कुछ देखा, ब्रीफिंग्स ली, और इन तीनों ममालिक ने एक ही चीज़ कही है कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए और प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए। सो जो प्रोजेक्ट है वो तो जाहिर है इनको जो पिच किए गए हैं, जो उनको लगेगा कि ये प्रॉफिटेबल है उसमें वो कर देंगे, जो नहीं लगेगा उसमें नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट जो है ना वो भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो तो खैर हुए हैं, लेकिन उनसे हट के भी यहाँ पर आपको पता है कि फैक्ट्री में भी अटैक्स हो चुके हैं जिसमें एक चीनी को बड़ी मुश्किल से बचा लिया गया था। सो बुनियादी बात वही है कि अगर यहाँ पर थाने नहीं सेफ, अगर किसी मुल्क में थाना जल सकता है तो फिर क्या गारंटी है कि फैक्ट्री नहीं जलेगी। सो जब तक इसको इंश्योर नहीं किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सो ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जाहिर है जब ये कर लेंगे तो उसका फ़ायदा इनवॉलंटरीली लोकल इन्वेस्टमेंट को भी होगा, क्योंकि आप कोई भी जब अच्छा कदम उठाते हो तो फॉरेन इन्वेस्टर को तो आने में फिर थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले तो लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो तो लिक्विडेट हुए हुए कैश के साथ आपके मुल्क में मौजूद होता है, उसको तो उसके लिए तो पेपर वर्क और कम होता है या कम से कम होना चाहिए। सो उसके लिए भी ज़रूरी। देखिए ना सर, मोहल्ले का बदमाश क्या करता है, मोहल्ले का बदमाश आपसे हफ्ता या महीना लेता है, उसके बदले में वो आपको डील ये देता है कि एग्जैक्टली वो आपको खुद भी नहीं मारेगा, वो आपको किसी और को भी नहीं मारने देगा। सो जो रियासत होती है ना, वो रियासत क्या करती है कि रियासत टैक्स लेती है और रियासत आपको उसके बदले में सिक्योरिटी देती है कि आपको आपका घर अगर एक मोहल्ले में है और आपका दफ्तर किसी और मोहल्ले में है तो आप किधर 2 लोगों को हफ्ता देते फिरोगे। सो रियासत कहती है कि जो बदमाशी की मोनोपोली है ना वो हमारे पास है, तो एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्स टू अस आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। सो बुनियादी बात यह है कि इस रियासत को, इस मुल्क को टैक्स के बदले में कोई ना कोई सर्विस देनी पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारी देनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले उसमें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बिल्कुल सर। और मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर यही सवाल आते इस किस्म के कि आपका स्टेट में कॉन्फिडेंस कितना है आवाम का, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा सवाल था कि पुलिस में कितना कॉन्फिडेंस है। सर उसके नंबर जो थे वो बहुत ही अस्टॉनिशिंगली लो थे कि लोगों को फिर है ही नहीं कि हम नहीं जी हमें नहीं उसके अंदर होता है। और इस वजह से नहीं कि सिक्योरिटी के पॉइंट में जो फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे, उसके बाद अब काम होएगा नहीं होगा, ये एक बहुत डिबेटेबल बात है। पर और आप पुलिस वालों से कहेंगे, वो कहते हैं हमारा तो थाना चल जाता है, हम क्या करें। हाँ जी बिल्कुल। पर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ये ख़बर आपने मैंने ऑफ द स्क्रीन तो डिस्कस की, हमने यहाँ तक डिस्कस नहीं की। इस दफ़ा जो हज था उस पर बड़ी ट्रेजिक किस्म की ख़बरें जो हैं हम तक पहुँची। सऊदी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस वक्त तक टोटल डेथ काउंट 1100 बताया जा रहा है। जो हज के 2 दिन जितनी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, 51 पॉइंट समथिंग डिग्री टेम्परेचर था, तो 1100 लोग जो अपनी जान खो बैठे उसके अंदर। अब उसके अंदर एक थोड़ी सी अपडेट आई है, जैसे आपने निशानदेही की थी, बज़ाहिर मैंने भी उसके ऊपर रिसर्च की कि ये इसके अंदर से तकरीबन जो आधे से भी ज़्यादा वो मिस्र से थे, इजिप्शियन थे। 658
टोटल जो इनके अंदर इजिप्शियंस जो थे उनके अंदर 630 जो थे वो अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स थे। तो 658 डेथ्स में से 630 ऐसे लोग थे जो सऊदी के जो ऑफिशियल कहते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड थे। अब उसके बाद से इसके उन्होंने ये फिगर्स भी दिए कि जी हमारे अकाउंट के मुताबिक 1.8 मिलियन लोगों का इस दफ़ा का हज हुआ। पिछले साल 1.6 मिलियन था, 1.8 मिलियन तक बड़ा है। टेम्परेचर्स की भी उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा एक रिकॉर्ड हीट वेव आई थी वहाँ पे अंदर, पाकिस्तान में भी आई, वहाँ पे भी आई। तो ये सब कुछ हुआ। इजिप्शियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर किया ये जो अपडेट है इसके अंदर कि उन्होंने 16 जो उनकी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो पकड़ी गई हैं सारी चीज़ के अंदर, जो इलीगली इनको भेज रही थी पिलग्रिम्स को, उनको उन्होंने बंद कर दिया फ़िलहाल। इसके अंदर होता ये है कि जो रिपोर्ट के मुताबिक कि सऊदी अरेबिया में एक तो आपको हज के तो कोटा सिस्टम पे होता है, लॉटरी सिस्टम पे होता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो जिनको मिल भी जाता है हज, उनके पास फिर भी अगर पैसे नहीं होते उसको मुकम्मल करने के लिए तो फिर वो ज़ाहिर पास ऑन होते कोई ना कोई लोग, लेकिन लोग पूरे हो जाते हैं। ये अनरजिस्टर्ड वाले लोग जो हैं ये आते हैं, बेसिकली शॉर्ट टूरिज्म वीज़ा होता है जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया, तो ये उसके ऊपर आते हैं और फिर अपने खुद इंतज़ाम करके हज करते हैं। तो ये मिस्र से इस दफ़ा पता चला कि सबसे ज़्यादा लोग हैं। बिल्कुल, ये एक उस पे आते हैं, दूसरा ये ट्रांजिट वीज़े पे भी आते हैं। सो आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था, रास्ते में यहाँ पे पड़ाव डाला और आपका ख्याल ये था कि यार मैं उम्रा कर लूँगा या अगर हज का सीज़न है तो मैं हज कर लूँगा। अच्छा, इसमें आपको याद होगा मैं और आप दोनों जब गए उम्रा करने, तो जब हम गए थे तब तो वो इतना रश वाला सीज़न नहीं था, लेकिन उसमें जब आप मदीना से मक्का जा रहे होते हैं तो आपको ऐप के ऊपर तब भी इनरोल करना होता है कि आप किस वक्त तवाफ़ परफॉर्म करेंगे। नुसक ऐप जो बिल्कुल, जो नुसक ऐप है। अच्छा, आपको याद होगा क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों करवाया जा रहा है। वीज़ा से लिंक्ड होता है आपके वो। बिल्कुल। जो दूसरी चीज़ है उसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि वो आपको उस वक्त दिखा देता है कि इस वक्त पीक टाइम है, इस वक्त रेड है, इस वक्त आपको परमिशन ही नहीं दी जा सकती। अच्छा, इस वक्त रश है लेकिन आप आ जाएं, इस वक्त ग्रीन है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, जाहिर है ये तो बिल्कुल तवाफ़ के वक्त की चीज़ें हैं, ये तो उम्रे की चीज़ें हैं। अब वो जाहिर है हज में जो है आपके बहुत सारे और चीज़ें जो हैं जो आपने करनी होती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो जो इंतज़ामात करता है वो रजिस्टर्ड के लिए करता है। अब उसके ऑन टॉप ऑफ इट जब अनरजिस्टर्ड लोग आ जाते हैं तो उसकी वजह से सारा निज़ाम जो है उसमें ख़राबी पैदा होती है, लेकिन इसका आप कसूरवार ज़िम्मेदार ज़ाहिर है सऊदी गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते क्योंकि उन्होंने तो जितनों का इंतज़ाम किया उसका वो ज़िम्मेदार है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में थोड़ी सी सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। मैं देख रहा था टिकटॉक वगैरह पर कुछ ऐसी वो थी कि जी देखें मैयतें पड़ी हुई हैं, इनकी तदफीन करनी है, कोई इनको हाथ नहीं लगा रहा। देखें जी पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने कोई बड़े ही गलत काम कर दिया। हालांकि पाकिस्तान से तो जितने भी लोग गए थे वो लेजिट गए थे, उसमें कोई इस किस्म का वो नहीं था। और कोई 58 डेथ्स हमारे भी जो लोग गए थे उनकी भी हुई है। बिल्कुल, वो देखिए ना, क्योंकि वही बात है लोग ज़्यादा आ गए। अच्छा, और 58 आबादी के तनासब से है ना कि वो कितने लोग गए थे, इंडियंस की ज़्यादा डेथ हुई है। उसकी वजह ये कि वो ज़्यादा गए हुए थे वो हज करने। पाकिस्तान की उनके मुकाबले में कम हुई है क्योंकि लोग ही कम थे। सो बुनियादी बात ये है कि 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और ये तो हम अभी हज की बात कर रहे हैं। आपको पता है कल और परसों सिर्फ 2 दिनों में न्यू दिल्ली में 35 अमवात हो गई हैं। ये जो हर साल मज़ीद गर्मी पड़ रही है इसके लिए हम प्रिपेयर्ड अभी नहीं हैं। तो वहाँ पर अल्लाह जो है वो सबका हज कबूल फरमाए और सबकी मग़फ़रत फरमाए। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन बहरहाल कुछ करने की ज़रूरत है कि गैर रजिस्टर्ड लोग इस तरह से मत आएँ। वो अपनी ज़िंदगी भी मतलब एक वो अपना टेंट साथ ले आते हैं। अब 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उनका टेंट नाकाफ़ी है। सो उनकी अपनी जान भी ख़तरे में होती है और उनकी वजह से दूसरों की जान भी ख़तरे में होती है। सो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसके अंदर मैकेनिज़्म जो है फिर वो सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर तो एक जिम्मेदारी आती है कि इसके ऊपर स्क्रूटनी ज़्यादा करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इजिप्शियन गवर्नमेंट ने, मिस्र की हुकूमत ने जो इसके ऊपर एक्शन लिए और ऐसी ट्रैवल एजेंसियों को बंद किया है, इस चीज़ की तमाम जो इस्लामी ममालिक जो हैं जो हज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको फिर अपनी इंटरनली भी एक करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि एक दफ़ा चीज़ का डर पैदा हो जाए कि जिस दफ़ा हम अगली दफ़ा जब हज होगा तो हम इस चीज़ को भी देख रहे होंगे कि हमारे सारे जो जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस ग्रुप के साथ जा रहे हैं, कोटा के थ्रू जा रहे हैं, कोई गैर उस तरह किसी और वीज़े पे तो नहीं जा रहा। तो इसकी फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी एक थोड़ी सी इनकी सिनर्जी होनी चाहिए, पता हो जी कि हमारे इतने ही हैं।
और इनफरादी तौर पे भी ये सोचना चाहिए कि मैं अगर इबादत करने जा रहा हूँ और मैं कुछ और कह के जा रहा हूँ, मैं मतलब मेरी मतलब नीयत में कुछ मसला हो गया ना कि मैंने इबादत में ही झूठ बोल दिया, तो ये इनफरादी तौर पे भी आपको सोचना चाहिए। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।